सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। फ्रेंड्स, आप सभी को हम ये बता दें कि हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का राजन सीरीज का 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 26 से स्टार्ट हो रहा है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ के जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ तक हमने 25 तक हल किया था। 24, 36 का मौसम पर क्या होगा, तो 12 होगा। इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 6 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। 26 से स्टार्ट होता है, जिसमें व्यंजक x3। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्यंजक x3 + 1 और x² - 1 का मौसा ज्ञात करना है। अब इसको किस तरीके से करना है, बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकते हो। ऑप्शन है x + 1 और ऑप्शन बी है x² + 1, ऑप्शन बी है x - 1, ऑप्शन डी है x² - x + 1। अगर आपको सूत्र आता होगा, ठीक है, a + b वाला, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है x³ + 1 है और दूसरा क्या है x² - 1 है, इसका मौसा निकालना है। अब चलिए निकालते हैं। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है, आपने यहाँ पे लिख देती हूँ a + a³ + b³। ये आपने सूत्र इसके बारे में जानते ही होंगे, है ना। a + b और यहाँ पे रहता है a² - ab + b², इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे देखिए ab² हमने लिख, जैसे कि इसको थोड़ा हम जगह पे लिख देते हैं ताकि आप सभी को दिखे जो सूत्र होता है, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप लगा नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो रहता है a³ + b³, ठीक, बराबर a + b, फिर ब्रैकेट में a² - ab + b²। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब इसी पैटर्न पे आपके सामने ये पहले वाला है x³ + 1, तो 1 है, इस पे क्यूब नहीं है, तो हम 1 पे क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, आप 1 × 1 × 1 × मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इस तरीके से ये आपका सूत्र है a + b, a² - ab + b²। अब उसी सूत्र पे आप सभी को रख देना है। यहाँ पे जो है x, ठीक है, x³ + 1³ बराबर a + b है, हमको क्या रखना है, x + 1 रख देना है, x + 1। ठीक, यहाँ पे a² है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस ab है, यानी ab तो हम लिखेंगे 1x या सिंपल हम x लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे b² तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, यहाँ पे 1² लिखिए या फिर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो दिया है x² - 1, तो x² - 1 तो आपने यहाँ पे दूसरा वाला लिख देते हैं सूत्र, a² - b² का होता है क्या, तो a + b और a - b। ठीक, यही होता है ना, a² - b² का होता है a + b और a - b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सिंपल यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि क्या है x², ठीक है, -1² यहाँ हम बना देंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लिखेंगे x + 1 और x - 1।
अब यहाँ पर क्या होता है, हमें कॉमन देखना होता है। जो मौशा होता है जैसे लघुत्तम होता है और महत्तम समापवर्तक होता है, तो हम उसमें कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होता है हम वही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी x+1 है और यहाँ पर भी x+1 है, तो यहाँ पर जो मौशा हो जाएगा वो हो जाएगा x+1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी x³ + 1 बराबर x² - 1 का जो मौशा हो जाएगा वो हो जाएगा x+1। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शो हो रहा है x+1। तो इस तरीके से सूत्र याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे 3x² y² 4xy का लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। ऑप्शन ए 4xy, ऑप्शन बी 3x² y², ऑप्शन सी 12x² y², ऑप्शन डी 6xy। यहाँ पे जो क्या निकालना है, लघुत्तम। पहले क्या था, मौशा निकालना था, अभी यहाँ क्या निकालना है, लौशा निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या क्या है यहाँ पे, तो 3x 3x² और y² है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, 4xy है। इनका क्या निकालना है, तो लौशा निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 3x² और y² और 4xy का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 12 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक पूछे तो आप गुणनखंड विधि करके निकालते हो। उसी प्रकार से हम यहाँ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 × ठीक है x² है तो हम इसको लिखेंगे x × x। ठीक, और यहाँ पे y² है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y × y। अब यहाँ हमारा दूसरा है 4xy, इसको अगर हम गुणनखंड विधि से लिखते हैं तो सबसे पहले लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पे 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 गुणे x × y। अब देखिए यहाँ पे जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो अगर आप यहाँ पे लौशा निकालते हो, ठीक है लौशा निकालते हो तो हम इसमें जितनी भी यहाँ पे बड़ी से बड़ी घात होती है उसको हम लिखते हैं, और जो जो लौशा निकालते हो जितनी भी बड़ी से बड़ी घात होता है उसको हम लिखते हैं। लेकिन जो मौसा निकालना होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी जिसमें कॉमन हो और छोटे से छोटे में यहाँ से छोटे वाले घात को हम चॉइस करते हैं। ठीक है, यानी छोटी घात को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें 3x² y² और 4xy, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन है, तो 3 है। यही लौशा में ध्यान देना होता है, बड़ी घात इसमें हम लेते हैं और मौसे में छोटी घात। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 गुणे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कितनी बार में लिखेंगे, तो ये दोनों बार में, यानी हम 2 × 2 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ हम x की सबसे बड़ी घात देखेंगे तो x यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार में, तो हम लिखेंगे x × x। उसी प्रकार से y × y, और इसमें y है तो जो बड़ी घात रहेगा हम उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y × y। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी को क्या प्राप्त हुआ, 3 × 2 × 2 × x × x × y × y। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 12। ठीक, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y²। इस तरीके से इसका आंसर आ गया, यानी 3x² y² और 4xy का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 12x² और y² हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। 12x² y² इसमें है या नहीं, देखते हैं ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स आपके सामने शो हो रहा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है आपके सामने। यहाँ पर हो जाएगा 12x²
और वाई स्क्वायर। अब तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल कुछ नहीं करना है, गुणनखंड विधि से आप बहुत ही इजीली तरीके से, और बस ये ध्यान देना है लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, बड़ी घात लेते हैं, और महत्तम में क्या होता है, जो सबसे छोटी घात और कॉमन होता है उसी को लेते हैं। अब देखिए 28 प्रश्न जो है इसको अगर हम लगा देंगे तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे जो दूसरा है वो क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई, ठीक। उसके बाद तीसरा जो है वो है एक्स वाई और क्यूब है। अब इसको चलिए लगाते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, फिर एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे। तो सबसे बड़ी घात अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है आपके सामने एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार है तो हम तीनों बार लिख देंगे एक्स इंटू, ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स। उसके बाद y सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे भी हम y 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार से एक्स क्यूब और वाई क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपका यही सवाल था, है ना, यही सवाल था ना, एक्स स्क्वायर नीचे वाला था, है ना, 28 था, एक्स 2y एक्स 3y एक्स वाई 3 यानी क्यूब का लसा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 प्रश्न है कि ये भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे एक्स क्यूब वाई 2, ठीक है, एक्स क्यूब वाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। देखिए ये मौसा निकालना है इसलिए इसको भी बता देते हैं। और x पे घात 4 और y पे घात 4। चलिए इसको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब सिंपल गुणनखंड कर देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, एक नहीं रहेगा, ठीक, एक नहीं रहेगा क्योंकि 2x स्क्वायर है। अब देख सकते हो यहाँ पे दूसरा जो है वो है एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ पे देख सकते हो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, मतलब 4y होगा इधर। अब मौसम में क्या होता है, सबसे छोटी घात लेते हैं, ठीक है, जिसमें संख्या कम रहेगी वही हम लेंगे। यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ x इंटू एक्स है तो हमारा क्या रहेगा x इंटू एक्स, ठीक, x इंटू एक्स रहेगा यहाँ पे। उसके बाद सबसे छोटी घात y का लेंगे तो यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो हम ले लेंगे y इंटू वाई। तो क्या आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखते हैं, यानी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स पे घात 4 वाई पे घात 4 का औसत क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं या नहीं, क्या आपका आंसर था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अगर इस तरीके के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि भाज्य का सूत्र क्या होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था भाज्य का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताने का प्रयास करूंगी कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 10 में 5 का भाग देना है या फिर 11 में 5 का भाग देना है, ठीक है, यानी 11 में 5 का भाग देना है।
आप भाग किससे दे रहे हो, तो 5 से। किस में दे रहे हो, तो 11 में। अब देखिए यहाँ पे हम अगर इसको भाग देते हैं तो 5 से 11 में अगर हम देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 दूनी के 10। तो यहाँ पे जितनी बार गया है, कितनी बार गया, तो 2 बार में हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे भाग यानी ये भागफल है, ये जो है वो क्या है, भागफल है। ठीक, ये जो आपका 5 है ये क्या है, भाजक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 11 है ये क्या है, भाज्य है। ठीक, अब यहाँ पे 11 में से 10 जाएगा 1, ये क्या है, शेषफल है। ठीक, चलिए यहाँ दिखा देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है और ये शेषफल है। तो यहाँ पे भाज्य का सूत्र पूछा है, तो मान लीजिए भाज्य क्या है आपका 11 है। ठीक है, 11 है, तो 11 को आप किस तरीके से मल्टीप्लाई या जोड़ेंगे जो कि 11 आप सभी को प्राप्त हो जाए। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, यहाँ पर अगर आप सभी को हम शो करें कि भाज्य कितना है, तो 11 है। 11 आपका क्या है, भाज्य है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 10 आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 × 2 + 1, यही लिखेंगे ना, 5 × 2 + 1, क्योंकि हम 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो फिर आपको भाज्य प्राप्त होगा, यानी 1। तो आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे भाजक लिखा, 5 क्या है आपका भाजक है, मल्टीप्लाई 2 क्या है, भागफल है, प्लस 1 क्या है यहाँ पर आपका शेषफल है। तो जो भाज्य का सूत्र होता है वो होता है भाजक × भागफल प्लस शेषफल। तो आई होप कि आपको अब कभी नहीं भूलेगा अगर इस तरीके से सवाल आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो क्या है, यहाँ पर भाज्य बराबर होता है भाजक × भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो 0 है वो क्या है, आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ा ही होगा। तो प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3 स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जिसमें 1, 2, 3 में 0 ऐड हो जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही होते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से सबसे छोटी 1, 2, 3, 4 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या है 0, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या है। जैसे फ्रेंड्स आपने पूर्णांक देखा था, ठीक है, पूर्णांक में क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 घटते जाएगा। अब यहाँ पूछा है कि 1 की पूर्ववर्ती, तो 1 की पूर्ववर्ती यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि एक प्राकृतिक जो संख्या है इसके बाद कौन सी संख्या होती है, तब हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, अगर यहीं पे उत्तरवर्ती पूछा होता यानी +1 कर देते तो 2। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ना होकर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है 30 की 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है 102, 103, 104 ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या यानी क्रम से पूछा है। क्रमागत संख्या है जैसे कि मान लीजिए 93 का क्रमागत संख्या 94 होगा, 95 होगा। तो यहाँ पर भी 101 की बड़ी संख्या क्या होगी, 102 होगी, ना कि 104। वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, 103, 102 तो अभी रह गया। तो इसलिए 101 से बड़ी क्रमागत संख्या जो होगी वो होगी 102, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट होगा, इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि ब्रैकेट में 15 - 12
इंटू 3 बराबर 15 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 3 किस नियम के आधार पर सत्य है? ऑप्शन ए गुणा का सहचार्य नियम, ऑप्शन बी गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, ऑप्शन सी व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी नियम पर भी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर 15 माइनस 12 किया और मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार से सेम यहाँ क्या किया, 15 इंटू 3 किया, 12 इंटू 3 किया और घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो क्या होएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में है तो हम क्या करेंगे, 15 में से 12 को घटाएंगे। तो 15 में से अगर आप 12 को घटाते हो तो क्या प्राप्त होगा, 13, 14, 15, 3 प्राप्त होगा, 3 इंटू 3, ठीक। तो यहाँ पे इधर आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आप सबसे पहले इसको करेंगे तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36, ठीक है, 36 हो गया। और 15 तिया कितना होता है, 45। 45 में 36 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पे जो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी मैंने 6 लिख दिया, यहाँ 3 3 9 और यहाँ भी 9। तो आप देख सकते हो ये क्या है, दोनों साइड बराबर आ गया हमारा, दायां पक्ष भी और बायां पक्ष भी। तो इस तरीके से ये किस नियम पर होता है, तो यह व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। जिस तरीके से हमने दायां पक्ष क्या बायां पक्ष, RSH LSH ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला जो 35 प्रश्न है, माइनस ब्रैकेट में -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, -8 8 पे घात -1 इनमें से कोई नहीं। जैसे कह रहा है कि माइनस योगात्मक प्रतिलोम, यानी सिंपल हम क्या कर देते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा +8। अब -1 से अगर आप गुणा करते हो तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा, तो -8 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में सिंपल यही करते हैं, -1 से या माइनस से गुणा कर देते हैं, तो प्लस है माइनस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से -8 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, √3 डिवाइड बाई 2 पाई 0.69 5 डिवाइड बाई √16। तो फ्रेंड्स ये सबसे महत्वपूर्ण, आई थिंक हमने कई बार आप सभी को सवाल भी किया, जो पाई होता है या एक अपरिमेय जो है, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या होता है। इसका जो मान होता है 22/7 होता है, लेकिन वो आप कह सकते हो अप्रोक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, लगभग होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो पाई होती है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है, धन पूर्णांक 3a+, ठीक के बाद धन पूर्णांक होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है, 3 + 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से निम्नलिखित योगात्मक तस्तमक जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उस टाइम हमने आप सभी को बताया था, ऐसी संख्या, मान लीजिए 4 को ऐसी संख्या से जोड़िए जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो फ्रेंड्स अगर हम 4 में 0 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड 39 7 डिवाइड बाई 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स हमने पहले भी आप सभी को बताया था, जब योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 + 3 डिवाइड बाई 3 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो होता है -7/3। इसके पहले भी अगर हम दिखाएं आप सभी को, यहाँ पर आपका 8 था, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में आप सभी को बताया था, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या प्राप्त होता है, प्लस। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर यहाँ पे प्लस है और माइनस, तो प्लस और माइनस का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -8। तो इस तरीके से सिंपल हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार से 39 वही सेम क्वेश्चन है, सिंपल कुछ नहीं करना है, +7 डिवाइड बाई 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7 डिवाइड बाई 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 40 जो प्रश्न है कि x² - 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट में x + 1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो दिख रहा है, बट किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए जानने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक पे चाहे एक घात रहे, चाहे दो घात रहे, चाहे तीन घात रहे, उसका मान वही रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे और डिवाइड बाई जो है ये तो सेम वैसे ही है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम वही लिख देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप सभी को पता है इसका सूत्र क्या हो जाता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1। उसी प्रकार से जो दूसरा है वो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम x प्लस 1 और x प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और आप सभी के सामने जो बच रहा है x माइनस 1 बटे में x प्लस 1, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सूत्र याद रहता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जो पहला है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है 41 की, और यहाँ पर ये DLED 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस तरीके से क्वेश्चन से आप पहले भी लगा चुके हैं। परिमेय संख्या -24/4/5 के समतुल्य संख्या है 12/20 -8 डिवाइड बाई 15, ऑप्शन नंबर सी -6 डिवाइड बाई 9, ऑप्शन नंबर डी 4 डिवाइड बाई 11। देखिए, समतुल्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो अंश में है और हर में है, दोनों को पूर्ण रूप से काट दे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हो तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से काट सकती है, तो अगर हम यहाँ पर 3 से काटते हैं 24, ठीक है, 24 45 माइनस, यहाँ पे 45 है और माइनस, तो अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से ये जाएगा 24 8 बार में, और 45 जो जाएगा वो जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम आंसर लिख सकते हैं -8 और यहाँ पे 15। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो 15 और 8 को काट सकती है अकेले, तो 2 8 को काटेगी लेकिन 15 को नहीं काटेगी, 3 जो है 15 को काटेगी लेकिन 8 को नहीं काटेगी, 4 जो है वो 8 को काटेगी लेकिन 15 को, 5 जो है 15 को, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी यहाँ पर ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को कट कर दे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी समतुल्य संख्या, ठीक है, दोनों से तुलना, समान तुलना, समतुल्य समान तुलना, इसका यही मतलब हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 15 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है ये भी DLED 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपको किस तरीके से परिमेय का जोड़ किस तरीके से पूरा करना है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। कह रहा है कि समीकरण x डिवाइड बाई 4 प्लस 10 ब्रैकेट में -4 में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यहीं पे हम आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं x, ठीक है, +4 + 10 बराबर -4 में x का मान क्या होगा। अब इसको सिंपल आप क्या करना है, यहाँ पे अगर हम आप सभी को बताएं तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर होगा x + 40 बराबर 4, ठीक है, और उसके बाद
4 हो जाएगा। एंड उसके बाद जब यहाँ पे 4 डिवाइड में है इधर जाएगा, यानी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 40 बराबर -4 इंटू 4। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 14 बराबर -16 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो यहाँ पे जब हम गुणा करते हैं तो जो चिन्ह माइनस का रहता है हम वही लगा देते हैं, तो -16 हो जाएगा। फिर x हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, x, और यहाँ पे देखिए -16 है और प्लस 40 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 मिलके क्या होता है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। इस तरीके से आप इसको जब जोड़ते हो तो 56 आ जाएगा और यहाँ -56। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये सवाल होगा कि यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो चलिए, किस तरीके से हमने एलसीएम लिया, क्या पूरा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा बहुत विस्तार से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि x/4 प्लस 10 बराबर -4 का x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, x डिवाइड बाई 4, ठीक है, यहाँ 4 है, इस तरीके से 4 प्लस यहाँ पे 40 है और बराबर यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है और उसके बाद यहाँ पे -4 है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से लेंगे ये भी आप सभी को बताते हैं। यानी एलसीएम जब लेंगे तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, x डिवाइड बाई 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 1, क्योंकि उसके सामने कोई भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, बराबर -4। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सभी को हम बताएं 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं, अगर आप गुणनखंड विधि से करते हो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, सबसे छोटी संख्या लेंगे यानी 2 लेंगे, 2 से हम काटेंगे, 2 दूनी के 4 और 1 तो पहले से है, फिर हम 2 लेंगे तो 2 एकम 2 और 1 तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4। यहाँ पे जो 4 और 1 का एलसीएम है वो क्या है, 4 है। क्लियर, इतना आई होप कि आपको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो नियम होता है 4 का भाग 4 में कीजिए, यानी ये जो हर है, जो नीचे का हर है, जो भी आपका एलसीएम आया है उसे भाग करते हैं। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 4 आएगा। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x लिखिए या फिर सिंपल x लिखेंगे, प्लस यहाँ में 4 डिवाइड 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है, और अगर आप 14 जो आपका 4 है मल्टीप्लाई 10 से करते हो तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 40 आया था, अब यहाँ पे -4। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हटाएंगे तो डिवाइड में है, जब इधर आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, यानी गुणे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 4। इसको इरेज कर दे रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे 4 और यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़ा जगह की कमी है इसलिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 40 बराबर -4 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, -16, यहाँ प्लस 40 है, प्लस 40 को जब हम इधर लाएंगे तो -40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे 40 और 16 को ऐड करते हो तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाता है। तो इस तरीके से 56। अब यहाँ आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा 16 और 40 में ज़्यादा कौन सा है, 40। 40 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो इस तरीके से -56 आंसर इसका आया है। आई होप कि आप बहुत ही मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड जब कुछ नहीं होता है तो हम एक नीचे यानी हर में एक ले लेते हैं और बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा -56, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला 43 प्रश्न है कि एक वर्ग जिसकी भुजा, सबसे पहले तो वर्ग यानी जिसके जो चार भुजाएं होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, यानी जो भुजा है वो 1.6 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें भुजा पहले से ही दे दिया है, यानी भुजा क्या है यहाँ पर 1.6 का स्क्वायर, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 1.6 लिखो, ठीक है, 1.6 का मल्टीप्लाई या आप दशमलव हटा दीजिए और सिंपल 16 और 16 का जब आप स्क्वायर, क्योंकि 16 और 16 का जो स्क्वायर होता है यानी 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256, ठीक है। और बस पॉइंट काउंट कर लीजिए 1 और 2, 1 2 यहाँ पे 2.56 जो है इसका मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 1 2 0 4। तो सबसे छोटी, क्योंकि 1 जो है न ही अभाज्य है और न ही भाज्य है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही 2। अगला 45 प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यानी यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार भी इसको पता है क्योंकि त्रिभुज इस तरीके से होता है, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इन पूरे को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। यानी जो इसका क्षेत्रफल है ये 45 वर्ग सेंटीमीटर है और जो इसका आधार है वो कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब किस तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम उसी सूत्र पे लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 45, 1/2 इंटू आधार कितना है 15, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फिर हम यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे इस तरीके से, 2 से 15 नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 45, क्योंकि आप सभी को पता है 15 जो है ऊपर है, नीचे इधर आएगा 15 मल्टीप्लाई 2, 15 से जाएगा ये 3 बार में, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो है, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम कहें तो जो ये ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो आधार है वो क्या है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 6 सेंटीमीटर, और पूरा जो है इसका 45 वर्ग या आप कह सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। देखिए फ्रेंड्स आपने पहले भी पढ़ा, सबसे पहले परिमेय संख्या या आपने शुरू में प्राकृतिक संख्या, उसके बाद से पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो जो 1 2 3 4 अनंत तक चला जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जिसमें 1 2 3 में प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड हो जाता है तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक, जैसे -1 -2 0 1 2 3 इस तरीके का जो पैटर्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो
हम उसे पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर परिमेय नहीं पूछा है, ऋण पूर्णांक पूछा है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चला जाएगा, 1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक पूछा है, यानी इधर पूछता तो धनात्मक, लेकिन इधर पूछा है तो ऋणात्मक। तो यहाँ पर देख सकते हो -3/5 ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि परिमेय है। अगला -5 0 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? नहीं, हाँ, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? यहाँ पर ऑप्शन होगा फर्स्ट, नहीं। अगला जो आपका प्रश्न है 48 की, -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी अनंत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जितने भी आज हमने प्रश्न डिस्कस किया ना, और जितने भी क्वेश्चन शेष रह जाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।